नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जम्मू कश्मीर से दिल दहलाने वाली खबर आई है। आतंकवादियों ने निहत्ते बेकसूर टूरिस्ट पर हमला किया, 26 लोगों को मार डाला। इसमें 25 टूरिस्ट थे, एक लोकल व्यक्ति भी था। जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई है उनमें इंडियन ओरिजिन के 2 विदेशी नागरिक भी हैं। एक नेपाल और एक यूएई के सिटीजन थे। लेकिन खास बात यह है कि दोनों के दोनों टूरिस्ट हिंदू थे। आतंकवादियों ने पहलगांव में भेलपूरी खा रहे टूरिस्ट से उनका नाम पूछा, उनका आई कार्ड देखकर, उनका मजहब जानकर चुन चुनकर गोलियां मारी। पत्नियों के सामने पति का नाम पूछा और बिना कुछ कहे गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। अभी तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, कई लोग घायल हैं, इसलिए कैजुअलिटीज का नंबर बढ़ सकता है। जिस जगह पर आतंकवादियों ने कायरन हमला किया वहां 1000 से ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे। आतंकवादियों ने 5 मिनट तक इस इलाके में फायरिंग की और खून की होली खेलकर भाग गए। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सऊदी अरब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही दहशतगर्दों की इस दरिंदगी की खबर मिली तो मोदी ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की। दिल्ली में अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और खुद पहलगांव जाकर घटनास्थल का दौरा करने का फैसला किया। अमित शाह अभी श्रीनगर पहुंचे हैं और टूरिस्ट पर हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को, इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा, कुछ भी हो, इस तरह की वहशी हरकत करने वाले दरिंदों को छोड़ा नहीं जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाए बगैर रुकेंगे नहीं। इस वक्त पहलगाम में क्या हो रहा है, वहां के हालात कैसे हैं, इस आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको हमले के बाद की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल रो पड़ेगा। पहलगाम से टूरिस्ट पर टेररिस्ट अटैक की पहली खबर दोपहर करीब 2:30 बजे आई। पता चला कि पहलगाम से करीब 4 किलोमीटर दूर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बैसरन वैली में आतंकवादियों ने हमला किया। 2 से 3 दहशतगर्द सेना की वर्दी में आए। बैसरन वैली में खाने पीने की दुकानों पर मौजूद टूरिस्ट पर फायरिंग की और फरार हो गए। तुम भी करता है कुछ ही मिनटों में इस कायरन अटैक का पहला वीडियो आया जो फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोकल लोगों ने बनाया था। इसमें एक शख्स जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है जिसे गोली लगी है और उसके बगल में उसकी वाइफ बैठी हुई दिखाई दे रही है। बैसरन वैली को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जो सैलानी कश्मीर घूमने जाते हैं वो पहलगाम में इसी जगह जरूर जाते हैं। आज जब यहां आतंकवादी हमला हुआ तो उस वक्त वहां ज्यादातर न्यूली वेड कपल्स थे। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक कश्मीर घूमने आए दर्जनों परिवार थे। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले दहशतगर्दों ने जन्नत को जहन्नुम में बदल दिया। हमले के बाद जो पहली तस्वीर आई वो दिल दहलाने वाली है। एक महिला का पति जमीन पर पड़ा है, हाथों में लाल चूड़ा पहने ये बदहवास महिला खून से लथपथ अपने पति के पास बैठी है। और जिस जगह पर हमला हुआ वो खुला मैदान है, खाने पीने की दुकानें हैं, लंच का टाइम था, टूरिस्ट लंच कर रहे थे। जैसे फायरिंग की आवाज आई तो ज्यादातर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। लोकल दुकानदार और आसपास के लोग घायलों की मदद के लिए पहुंचे। जो महिला अपने घायल पति के पास बैठी थी उसे सहारा दिया। इस महिला ने रोते हुए लोगों को बताया कि वो भेलपूरी खा रही थी, तभी एक शख्स आया, उसके पति से धर्म पूछा और जैसे ही पता लगा वह हिंदू है उसे गोली मार दी। महिला बार बार कह रही है, प्लीज मेरे पति को बचा लो। लोग उसे दिलासा दे रहे हैं। इस वीडियो में महिला की पुकार दिल को चीरने वाली है।
इसकी शादी 18 दिन पहले 4 अप्रैल को हुई थी। वो हनीमून पर अपने पति के साथ कश्मीर गई थी, लेकिन आज इंसानियत के दुश्मनों ने इस महिला की आंखों के सामने उसके पति को गोली मार दी, उसका सुहाग छीन लिया। इस वीडियो का अगला हिस्सा और डराने वाला है। भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो ब्रीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे बेटे को बचा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। बैसरन वैली में हर तरफ खून से लथपथ घायल लोग पड़े हुए थे। वीडियो के इस हिस्से में ये महिला जोर जोर से मदद की गुहार लगा रही है, लोगों से मिन्नत कर रही है कि वो उसके पति को बचा लें। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? अपने आप बोले। वीडियो के आगे के हिस्से में एक ईटिंग जॉइंट पर एक घायल आदमी बैठा है, उसकी वाइफ भी मदद की गुहार लगा रही है। इस शख्स को भी गोली लगी है। महिला बार बार कह रही है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वहां मौजूद लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था वो इनकी मदद करें तो कैसे करें, तो बस इन्हें दिलासा देते रहे। Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? पहलगाम से जो तस्वीरें आ रही हैं, First you give the hands water. वो आतंकवादियों की इस दर्दगी पर गुस्सा दिलाती हैं। सोचिए, जो लड़की अपने पति के साथ जिंदगी के सपने बुन रही हो, उसकी आंखों के सामने उसके बेकसूर पति को नाम पूछकर मजहब देकर गोली मार दी जाए, उसका क्या हाल होगा। पहलगाम से आई एक और तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली है। काफी देर तक तो सैलानियों को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। बैसरन वैली ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहां लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। यहाँ गाड़ियां नहीं आती, घोड़े और खच्चर के जरिए टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं। चारों तरफ घना जंगल है और आतंकवादियों ने इसी का फायदा उठाया, लोगों को टारगेट करके गोलियां चलाई। हरी भरी वादियों में घायलों की चीखें और मदद के लिए इधर उधर भाग रहे उनके परिवार वालों की चीखें गूंजने लगी। हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं, हम हैं, हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं जो न मैं दिखाना चाहता हूं और न कोई देखना चाहता है, लेकिन आतंकवादियों को वहशीपन, दहशतगर्दों की क्रूरता को समझने के लिए ये तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। आतंकवादियों ने जिन परिवारों को उजाड़ा है, जिनके परिजन का खून बहाया है, उनका दर्द देखकर, उनकी बात सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खौलता है। जो टूरिस्ट इस हमले में बार बार बच गए, उनमें से कुछ लोगों के वीडियो हमारे पास आए हैं। ये वीडियो टूरिस्ट ने खुद बनाया था जब आतंकवादी हमला हो रहा था। इसमें गोलियां चलने की आवाज भी आपको साफ सुनाई देगी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। हमले के वक्त कुछ भाग्यशाली लोग भी थे जो हमले से पहले या तो बैसरन वैली में जा रहे थे या वहां से निकल रहे थे। महाराष्ट्र के नागपुर शहर का एक ग्रुप भी हमले के वक्त बैसरन वैली में था। ये लोग वहां के एग्जिट गेट पर थे, तब भी गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज सुनकर भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में बहुत सारे लोग घायल हो गए। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमने पर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था, और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है, वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि हमको आगे की सोचना था, कुछ होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे।
जैसे मैंने आपको बताया, बैसरन वैली तक या तो ट्रैक करके या फिर घोड़े और खच्चरों के जरिए ही जाया जा सकता है, लेकिन जिस जगह से वैली का रास्ता शुरू होता है वहाँ टूरिस्ट टैक्सियों से आए थे। टैक्सी ड्राइवर नीचे उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। इन टैक्सी ड्राइवर्स ने बताया कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त 1000 से 1500 टूरिस्ट बैसरन वैली में मौजूद थे। कई टूरिस्ट जिन्होंने अपना ट्रैक शुरू किया था वो गोलियों की आवाज सुनकर आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। मेरे साथ 5 लोग थे, 4 एडल्ट थे, एक बच्चा था 2 साल का। वो भी ऊपर घूमने के लिए गए थे, वो आधे रास्ते से वापस भाग के आए। हम नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, भगदड़ मची, लोग नीचे की तरफ भागने लगे। जब नीचे लोग भागने लगे तो हम भी ऊपर गए। हमने पूछा भाई क्या बात होगी, तो बताया कि अटैक हुआ है। फिर जितनी देर में टूरिस्ट वापस आते हम गाड़ी में बैठे, तब तक हम नीचे इधर को आ गए। तो अब यहाँ आके खबर सुनने को मिलती है कि कैजुअलिटी हुई है, लोग जख्मी हैं बहुत सारे। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा दुखद हादसा है, क्योंकि जो लोग यहाँ अपना टाइम स्पेंड करने आए थे उनके लिए बड़ा गलत हुआ। अगर 1000 गाड़ियाँ हैं, अगर 1000 गाड़ी है तो 1000 गाड़ी में से 500-600 गाड़ियाँ तो ऊपर जाती हैं। 600 मतलब टूरिस्ट, आप 600 गाड़ियों के टूरिस्ट तो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1000-1500 आदमी तो होना चाहिए ऊपर। मट्टी लगी हुई थी, लोगों को लिथड़े हुए थे मट्टी में बुरी तरह से। इतना बुरा हाल था, हमें तो संभलने का भी मौका नहीं मिला। हम तो गाड़ियाँ ही लेके भाग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई नीचे ही आ जाए। हम तो गाड़ियाँ लेके भागे, टूरिस्टों को बिठाया और गाड़ियाँ लेके और नीचे की तरफ। अचानक से भगदड़ मच गई। कुछ लोग ऊपर से जो आ रहे थे वो दौड़ के आ रहे थे। हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। इवन कि हमने मतलब वो न्यूज़ वगैरह आई थी, वो मोबाइल पे वगैरह कुछ बहुत सारे, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हुआ क्या है। सिर्फ फिर बाहर से फ़ोन आने लगे, श्रीनगर से फ़ोन आने कि वहाँ क्या हुआ। तो हम बिल्कुल, जब हमारे टूरिस्ट गाड़ियों के नज़दीक आ गए तो उन्होंने इसे बताया कि ऐसा कुछ हुआ है ऊपर, लेकिन हमने कोई वगैरह फायरिंग आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं सुना। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त पहलगाम में भी हज़ारों टूरिस्ट मौजूद थे। ज़्यादातर टूरिस्ट पहलगाम से बैसरन वैली जाते हैं। इसके अलावा बेताब वैली में भी सैलानियों की भीड़ होती है। हमले की खबर के बाद पूरे पहलगाम में पैनिक हो गया। जो टूरिस्ट बेताब वैली में थे उन्हें भी निकाला गया। दहशत में आए टूरिस्ट ने कहा अब वो जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहते हैं। ऐसी दहशत उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। यहाँ होटल है, स्टे है हमारा, लेकिन हम बेताब वैली में थे उस वक्त जब अटैक हुआ। हमारे कैब ड्राइवर का फोन आया कि यहाँ पे कुछ अटैक हो गया है, तो यहाँ से तुरंत निकलना है। सब लोग डर के मतलब अपने भागने लगे वहाँ से एकदम। बेताब वैली के भी दरवाजे बंद हो गए, तो डर तो सब में ऑब्वियसली हो ही गया है। कल हमारी फ्लाइट भी है, तो हम तो सोच रहे थे श्रीनगर ही चले जाएं यहाँ से। सर हम तो उस रास्ते से होके ही गए हैं जो मिनी स्विट्जरलैंड वाला है, तो हम बेताब वैली में जस्ट एंटर ही किया था। एंड फिर हमें एकदम से कैब वाले को कॉल आया कि वापस आ जाइए। एंड हम खुद डर गए कि ऐसे क्या हो गया अचानक से। एंड फिर न्यूज़ जब आई कि टूरिस्ट के साथ ऐसा हुआ, तो फिर एकदम से ट्रैफिक लग गया, बिकॉज सारा मिलिट्री वो जा रहे थे, आर्मी वाले जा रहे थे, एम्बुलेंसेज जाने लगी। एंड हमें लोकल दिख रहे थे जो रो रहे थे, तो बहुत ही मतलब दहशत वाला था। हमने सुना ही था कश्मीर में ऐसा होता है, आज देख के बहुत ही बुरा लगा और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा देख के। हाँ, हम लगभग 10 बजे करीब यहाँ पहुँच गए थे। हमारा 5 दिन का ट्रिप था जम्मू का, श्रीनगर का, और जन्नत देखने आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ ऐसा डर का माहौल बन जाएगा। जी, हमने जस्ट बेताब वैली का टिकट लिया था और फिर एकदम से कॉल आता है कि आप जल्दी जल्दी अपने होटल जाइए, यहाँ पे सब शट डाउन होने वाला है। और अभी सिचुएशन का उनको भी नहीं पता था सच क्या सीन है, बट फिर पता लगा कि अटैक हुआ है। और फिर काफ़ी मिलिट्री का आना जाना हो गया था। हमने एम्बुलेंस जाते हुए देखी तो और डर का माहौल हो गया कि वहाँ पे कितने लोग। फिर न्यूज़ में आने लगा कि एक आदमी की डेथ हो चुकी है, बट लोकल्स बोल रहे थे कि ऊपर काफ़ी लोगों की डेथ हुई है, जितने पोनी जो हॉर्स राइड करने, मतलब हमारा तो यही कहना है, जैसे आज हम बेताब वैली में थे और वहाँ मिनी स्विट्जरलैंड में अटैक हुआ, तो क्या पता बेताब वैली में अटैक हो जाता। हम चंदनवाड़ी भी गए थे, तो क्या पता टेररिस्ट चंदनवाड़ी को अटैक बनवा लेते। ऐसा पहलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अल्ताफ कालू ने कहा कि पहलगाम के इतिहास में ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ। आतंकवादी बैसरन वैली को टारगेट करेंगे, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता था। घटना के तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की। अल्ताफ कालू ने बताया कि हमला करने वाले आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। This was very unfortunate and unexpected at an unexpected place. ये जो हादसा हुआ है यहाँ पे अभी तक कभी सोचा भी नहीं था इंसान ने, जो पहलगाम से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, जिसको ट्रैकिंग के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है। घोड़े पे चले जाते हैं लोग,
आई स्ट्रांगली कंडम्ड, आई डोंट हैव वर्ड्स, और मेरी दुआएं हैं जितने भी जख्मी हो वो जल्द से जल्द ठीक हो, और उसके साथ साथ जिसने भी ये किया उनको आयरन फिस्ट से टू बी डेल्ट विद, ये और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जितने भी वहाँ पे अगर कोई मरा है उनके अलावा कि इनके साथ इज़हार ताज़िया पेश करता हूँ। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट वर्ड्स टू स्पीक, हाउ कवर्डली दे हैव डन इट, अनआर्मड पे निहत्तों पे वार करना ये कोई इस्लाम नहीं। आतंकी हमले के कुछ ही मिनट बाद आर्मी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आने लगे। बेकसूर टूरिस्ट पर हमला करने वाले दरिंदों की खोज शुरू हो गई। इस हमले का इन्वेस्टिगेशन एनआईए को सौंपा गया है। कल एनआईए की एक टीम पहलगांव पहुंची। चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे थे। घायलों को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, उनके परिवार वालों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस मामले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से लोग घायल हैं, इसलिए मरने वालों की फिगर बढ़ सकती है। आतंकवादियों ने जिस ग्रुप को टारगेट किया उसमें गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र के टूरिस्ट थे। 3 से 4 मिनटों में दहशतगर्दों ने 50 राउंड फायरिंग की। इस अटैक की हम बहुत बहुत निंदा करते। जिस प्रकार से ये अटैक किया गया और नाम पूछकर मारना, ये अपने आप में बहुत ही गलत इस प्रकार का काम हुआ है। और एक प्रकार से जो जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा को रोकने का प्रयास ये किया गया। लेकिन हम बताना चाहते हैं, न जम्मू कश्मीर रुकेगा, न भारत रुकेगा। ऐसी शक्तियों को कुचलना ये भारत जानता है। देश के प्रधानमंत्री उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लिया है। हमारे गृह मंत्री जी वहां पर पहुंच रहे हैं और इनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, ये मुझे विश्वास है। मैं स्वयं वहां के प्रशासन के साथ संपर्क में हूं। अभी उन्होंने जो हमको लिस्ट भेजी है उसमें जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 2 नाम महाराष्ट्र के हैं और कुछ जो जख्मी है उनमें भी महाराष्ट्र के नाम है। उनको सब तरीके से मदद करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो निर्णय है 370 या इसको लेकर, देखिए 370 के बाद बहुत समय चला गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर फल फूल रहा है, वहाँ टूरिज्म फल फूल रहा है। इसी के चलते जो लोग ये देख नहीं पा रहे, जिनको लगता था कि 370 के बाद ये ऑफ ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि इतने साल निकल गए और उल्टा जम्मू कश्मीर तो प्रॉस्पर हो रहा है। तो ऐसी ताकतें ये प्रॉस्पेरिटी नहीं देख सकती जो जम्मू कश्मीर की, वो ये प्रयास कर रहे हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए हैं। जैसे ही हमले की खबर आई, मोदी ने फोन पर अमित शाह से बात की। प्रधानमंत्री ने इस कायरान हमले की निंदा की और भरोसा दिलाया कि हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में अफसरों से बात की। क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी दिल्ली में थे, इसलिए अमित शाह और मनोज सिन्हा तुरंत श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर पहुंचने के बाद अमित शाह ने सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, जो इस समय चल रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दलों के नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। लेकिन कश्मीर के नेता इस हमले से हैरान हैं। सज्जाद लोन ने कहा, कश्मीर तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। मेहमानों पर हमला करने वाले कश्मीरियों के दुश्मन हैं। इस तरह की कायरा हरकत करने वालों को सिक्योरिटी फोर्सेस जल्दी ही जहन्नुम में भेजेंगी और ये दरिंदे जहन्नुम की आग में चलेंगे। इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक, जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहां टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा
ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूं, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहां माफी होगी न आखिरत में माफी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा। सज्जाद लोन ने कश्मीरियों के जिस दुश्मन की बात की उसका नाम TRF यानी दी रेसिस्टेंट फ्रंट है। इसी संगठन ने पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF लश्कर ए तौबा का एक नया चेहरा है। इस आतंकी संगठन को लश्कर ए तौबा ने ही बनाया था। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आका TRF के जरिए कश्मीर में टारगेटेड किलिंग को अंजाम देते हैं। अब तक TRF के दहशतगर्दों के जरिए छोटे मोटे हमलों में कश्मीरी पंडितों, दूसरे राज्यों से कश्मीर में काम करने वाले मजदूरों और मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया गया था। लेकिन आज TRF के राक्षसों ने टूरिस्ट पर हमला किया। बीजेपी के नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वालों को बहुत जल्द दोज़ख रवाना किया जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनाहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू और बारामूला में लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस हमले का विरोध किया। कैंडल जलाकर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के निधन पर शोक जताया। का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम। जिन लोगों के परिवार वाले कश्मीर घूमने गए हैं, जाहिर है वो परेशान हैं। सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। मैं आपको नंबर लिखवा देता हूं। श्रीनगर का हेल्पलाइन नंबर है 0194-245-7543 और दूसरा नंबर है 0194-248-3651। इसके अलावा अनंतनाग में भी टूरिस्ट की हेल्प के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 0193-222-5870। अनंतनाग में इमरजेंसी कंट्रोल रूम में एक और नंबर है 9596777669। इस पर भी संपर्क किया जा सकता है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर पहलगाम में है, आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो इन नंबर पर फोन करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं। इस दुखद खबर पर लेटेस्ट अपडेट के लिए श्रीनगर से इंडिया टीवी के संवाददाता मंजूर मीर और दिल्ली से इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर मेरे साथ में हैं। देवेंद्र, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस हमले के बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास है? इसमें इंडियन ओरिजिन के 2 फॉरेन नेशनल्स की भी मौत हुई है, उनके बारे में कुछ जानकारी है?
जी रजा जी, उनमें से एक शख्स तो भारतीय मूल के नेपाल के नागरिक हैं और दूसरे यूएई के नागरिक हैं और दोनों ही हिंदू हैं। और जैसा कि पहले हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि धर्म की पहचान पूछ कर इस विभत्स हत्याकांड को, आतंकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो उस लिहाज से धर्म के हिसाब से उनको मारा गया है। अभी लेटेस्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में राजभवन में गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ बैठक कर रहे हैं और सरकार के टॉप सोर्सेज का ये कहना है कि जो घटना हुई, जो विभत्स आतंकी घटना हुई, उसके अगर टाइमिंग को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पे हैं और आतंकवाद सहित हर मुद्दे पे पाकिस्तान के ऐतराज के बावजूद भारत के साथ सऊदी अरब खड़ा रहता है। ये बात पाकिस्तान को बहुत नागवार गुजरती है। दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पे हैं, वो भी समस्या है पाकिस्तान को। तीसरी चीज़ की 2 महीने बाद उसी ट्रैक पे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। चौथी चीज़ की पिछली बार जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आए थे और इस बार उस रिकॉर्ड के टूटने की संभावना जताई जा रही है, उस बात को लेकर भी पाकिस्तान परेशान था। पांचवी चीज़ की जो विदेशी पर्यटक हैं, इस बार उनकी संख्या बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही थी और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान को परेशानी थी कि पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर इस प्रकार से अच्छी चीज़ों के लिए सुर्खियाँ बटोर रहा है। गवर्नेंस के पैरामीटर पे पिछले 4-4.5 सालों में जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अपना नाम रोशन किया, उस बात को लेकर भी पाकिस्तान को परेशानी थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के हुक्मरानों के अंदर एकदम से बेचैनी थी कि कुछ ऐसा हो जिसके चलते जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब हो। हाल के दिनों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ का ऐसा बयान भी आया था जिससे ये समझ में आ रहा था कि क्या कुछ वो करने वाले हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज से लड़ने का उनका मादा नहीं रहा। सोर्सेज ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगभग 45 से 50 कश्मीर रीजन में फॉरेन टेररिस्ट हैं और जम्मू रीजन में 40 से 45। संख्या बहुत कम रह गई है, सुरक्षा बलों से आप मुठभेड़ कर नहीं सकते, तो उस स्थिति में सॉफ्ट टारगेट किलिंग का सहारा करके एक प्रकार से माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है। एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो लोग इसमें, जो आतंकी इसमें शामिल रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा और सुरक्षा बल ऑल आउट ऑपरेशन की रणनीति पे काम कर रहे हैं। रजा जी देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मंजूर मीर के पास चलते हैं। मंजूर, जो देवेंद्र बता रहे थे सॉफ्ट टारगेट ढूंढा, सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, तो जो टूरिस्ट थे, निहत्थे थे, उन पर हमला किया। आपके पास कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल रजत जी, ये अब तक का सबसे बड़ा मिलिटेंट पिछले 5 सालों में है। निहत्थे टूरिस्टों पर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। करीबन 2 से 3 मिलिटेंट्स थे जो पहलगाम के बैसरन इलाके में पहले से मौजूद थे, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा पर्यटकों की भीड़ जो है इस समय देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा कश्मीर अभी टूरिस्टों से भरा हुआ है। हज़ारों की तादाद में रोज़ाना टूरिस्ट कश्मीर के अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं और कश्मीर की खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें यहाँ पर जन्नत का एहसास होता है। लेकिन इसी बीच इस तरह की ये घटना घटी है जिससे पूरे कश्मीर में आक्रोश देखा जा रहा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ अब से थोड़ी देर पहले एक कैंडल मार्च निकाला गया और हमने पहली बार मिलिटेंसी के इतिहास में देखा है कि सबसे ज़्यादा इस कैंडल मार्च में युवाओं की संख्या मौजूद थी, जो नारेबाजी लगा रहे थे कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं और ये इंसानियत के खिलाफ है। तो निसंदेह ही कश्मीर में एक बदलती हुई तस्वीर देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि जो माहौल कश्मीर में पिछले कई सालों से देखा जा रहा है वो शायद सीमा पार बैठे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और कश्मीर में मिलिटेंसी के को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के इंसिडेंट्स जो है उनको अंजाम दिया गया है। लेकिन सुरक्षा बलों की ये कोशिश है कि जितने भी मिलिटेंट्स इस हमले में छुपे हुए हैं, जंगलों में चले गए हैं, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसके लिए ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ का एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है और इस हमले को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इस खबर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत श्रीनगर का दौरा किया, श्रीनगर पहुंचे और खुद एक बैठक का जायज़ा लिया और कल सुबह या आज देर रात जो है वो पहलगाम पहुंचेंगे और पूरे स्पॉट का जो है वो जायज़ा भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे अहम जो बात है, इस हमले के बाद कश्मीर में हर तरफ से निंदा की जा रही है कि पर्यटकों पर इस तरह का हमला करना जो है वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम ऐसे चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है और पहली बार इस तरह की आवाज़ सुनने को मिल रही है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, अबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह की आवाज़ जो है आज कश्मीर में देखने को मिल रही
रही है और लोग ये भी मानते हैं कि टूरिस्टों पर इस तरह से हमला करना, उससे कहीं ना कहीं टूरिज्म भी जो है वो प्रभावित होगा, लोग नहीं आएंगे। लेकिन जितने भी टूरिस्टों से हमने बात की है उनमें निराशा इस हमले को लेकर ज़रूर है, लेकिन उनके हौसले जो है वो पस्त नहीं है। वो कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है और हम ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। कश्मीर आएंगे और कश्मीर भारत की एक शान है, उसको देखते हुए जो है हालांकि लोगों में नाराज़गी ज़रूर है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। जी मंजूर, आपने बड़ी बात कही। आप इतने बरसों से जम्मू कश्मीर को जानते हैं, आपने कई आतंकवादी हमले देखे, लेकिन पहली बार लोग सड़क पर निकले हैं और आपने कहा कि बड़ी संख्या में यूथ हैं उनमें जो कैंडल मार्च में निकले हैं और जो इस हमले की निंदा कर रहे हैं। पहली बार एक कश्मीर के लोगों के दिल से आवाज़ उठी है आतंकवादियों के खिलाफ। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर मीर और देवेंद्र पाराशर। अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ी देर में वापस आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगांव में बेकसूर बेबस निहत्थे लोग पर हमला करने वाले कायर हैं, शैतान हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, कश्मीरियत के दुश्मन हैं। कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान है मेहमान नवाजी और इन आतंकवादियों ने कश्मीर में आए मेहमानों पर गोलियां चलाई, उनका खून बहाया। इन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इन लोगों का मकसद क्लियर है, कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट को डराना, जो लोग टूरिज्म से रोजी रोटी कमाते हैं उनका रोजगार छीनना। इसको समझने के लिए ये फिगर्स देखना जरूरी है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पिछले 5 साल में कश्मीर जाने वाले सैलानियों की संख्या करीब 8 गुना बढ़ गई है, 8 टाइम्स, और ये 8 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हो गई है। इससे कश्मीर लोगों को रोजगार मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है, कश्मीर में खुशहाली आई है। कश्मीर के लोगों की ये प्रॉस्पेरिटी, उनकी ये समृद्धि, कश्मीर के लोगों की खुशी आईएसआई और पाकिस्तान की फौज को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी बात है इस हमले की टाइमिंग। जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत में हैं और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में हैं, पाकिस्तान को इन दोनों देशों से भारत की दोस्ती भी बर्दाश्त नहीं होती। इन दोनों मुल्कों को किसी जमाने में पाकिस्तान अपना माई बाप मानता था। अब वक्त बदल गया है। भारत ने पाकिस्तान को कई बार इस बदले वक्त का एहसास कराया है। यह दिखाया है कि अब भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है। फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहादुर फौज पहलगाम में कायरान हमला करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। हमारी सरकार इन आतंकवादियों को कश्मीर में भेजने वालों को सबक सिखाएगी। श्रीनगर से जैसे कोई ये लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल वक्फ एक्ट की बात कर लेते हैं। आज मुस्लिम संगठनों ने इसको लेकर विरोध किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को मजहब से जोड़कर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आज दिल्ली में पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ बड़ा प्रोग्राम किया। तमाम बड़े मौलवी, मौलाना, मुस्लिम संगठनों के लोग और विरोधी दलों के नेता इसमें शामिल हुए। जलसे में जबरदस्त जहरीली तकरीरें हुई। मौलानाओं ने कहा कि सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, कानून की आड़ में मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन मुसलमानों से छीनना चाहती है। इसलिए जब तक वक्फ का एक्ट वापस नहीं लिया जाता तब तक मुसलमानों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी और बोर्ड के महासचिव फजलुर रहीम मुजद्दी ने तकरीरें की। जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों के लोगों ने शिरकत की और इसके अलावा AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, RJD के सांसद मनोज झा, समाजवादी पार्टी के MP धर्मेंद्र यादव और मोहिबुल्लाह नदवी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रफीउद्दीन अशरफी ने कहा, देश का मुसलमान हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी ने कहा, आज तो मुसलमान शेरवानी पहनकर आए हैं, अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। पार्लियामेंट में जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है वो
हुकूमत में बैठे हुए लोगों के अंदरूनी उस साजिश को दर्शाता है जो वो पिछले 13 साल से मुसलमानों की दुश्मनी का एक पूरी तरह से साजिश का जाल बिछाना चाहते हैं। तो उनके उस साजिश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारी साजिश भी चलने नहीं देंगे। और मुसलमानों की तरफ से मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। या तो आप मान जाओ और वक्फ बिल कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार है। और मुसलमानों, आपसे कहना है कि अब ख्वाब गफलत छोड़ो, आप बाहर निकलो। तुम्हें घरों से निकलकर मैदानों में, रोडों पे आके बताना होगा कि इदारा प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए इंशाअल्लाह। इसके बाद राज्यसभा के पूर्व सांसद और मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब ने भी इसी अंदाज में बात की। मोहम्मद अदीब ने कहा, जिस दिन से मोदी सरकार आई है उसी दिन से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों ने अब बहुत बर्दाश्त किया, अब बात दीन की है, इसलिए खामोशी नहीं मुखालफत होगी। मोहम्मद अदीब ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों से कहा कि वो घर घर जाएं, गली मोहल्लों में, गाँव में छोटी छोटी मीटिंग्स करें और मुसलमानों को सड़क पर लाएं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बर्बाद चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? औकाफ की जमीन अल्लाह की जमीन है, उसमें खुद करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे, तुमको याद रखना, और अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा। इसका एहसास तुम लोगों को होना चाहिए। छोटी छोटी मीटिंगें करो अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने घरों पर, और बुलाओ, उनको बताओ कि ये हमारे कत्ल की साजिश है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी फजल रहमान मुजद्दिदी ने सियासी बात की। मुसलमानों से कहा, अब क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे नेता मुसलमानों के दुश्मन हैं, इसलिए अब इन सबका सियासी बॉयकॉट किया जाए। हम सबको होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि हुकूमत हमारी सफों से मीर जाफर और मीर सादिक खड़े करेगी और कर रही है। जो भी इस कानून का हिमायती हो वो मुस्लिम कौम का मीर जाफर और मीर सादिक है। अपनी सफों में ऐसे लोगों को पहचान लीजिए अच्छी तरह, उनके बहकावे में हरगिज ना आए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अजीत पवार, जेतन राम मांझी, जय चौधरी वगैरह ने खुलकर इस बिल की मुवाफकत की है और इस बिल के पास होने में पार्लियामेंट में साथ दिया है। मुसलमानों की पीठ में इन लोगों ने छुरा घोंपा है। मेरी तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है कि इन पार्टियों से और उनके लीडरों को अच्छी तरह पहचान लें। ये जालिम की हिमायत करने वाले हैं, इसलिए हर जगह हमेशा के लिए हमारी मुखालिफत के लिए तैयार रहें। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है
कि वक्फ एक्ट के खिलाफ मौलानाओं और विपक्ष के नेताओं ये मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। इस मसले को जानबूझकर मजहब से जोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार के मंत्री वक्फ एक्ट को लेकर सरकार की मंशा और कानून के प्रोविजंस लोगों के पास जाकर उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। बीजेपी वक्फ एक्ट को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आज किरेन रिजिजू मुंबई में थे। उन्होंने मुस्लिम संगठनों के लोगों से बात की, उन्हें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिटेल में बताया और यह भी समझाया कि इस कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, इससे गरीब मुसलमानों को क्या फायदा होगा। और इसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, लेकिन कुछ लोग झूठ फैलाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, झूठा नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिद, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। रिजिजू ने कहा कि जो लोग वक्फ एक्ट को मजहब से जोड़कर मुसलमानों को भड़का रहे हैं वो देश के विरोधी हैं, संविधान के दुश्मन हैं। गुमराह करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया और मुसलमानों को बताया कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? किसी का मस्जिद को कोई ऐसे छीन सकते हैं क्या इस देश में? जो कहना ही नहीं चाहिए, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। इस प्रकार का झूठ इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतावाली लोगों ने, और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं उन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा अटैक किया है। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रोग्राम में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर मोदी सरकार का तोहफा है। सरकार ने इस कानून के जरिए आरएसएस को खुश करने और संविधान को कमजोर करने की कोशिश की है। ओवैसी ने कहा अभी तो ये कानून आया है और अभी से वक्फ की प्रॉपर्टीज पर सरकार ने कब्जा शुरू कर दिया है। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के लिए और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए जितना ये कानून बनाया गया है, ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, ये लड़ाई लड़ना है, पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। इसका जवाब भी किरेन रिजिजू ने दिया। किरेन रिजिजू ने कहा देश के लाखों मुसलमानों ने वक्फ एक्ट में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। यह बात उन लोगों को पसंद नहीं आ रही जिन्होंने 70 साल में वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके माल कमाया। रिजिजू ने कहा कि वो बहुत जल्द ऐसे सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आप आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, इन लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने कितने सालों तक गरीब मुसलमानों के नाम में
लूटा है, वक्फ संपत्ति को लूटा है, हम लोग एक्सपोज करेंगे। ज्यादातर मौलानाओं मौलवियों का वक्फी प्रॉपर्टीज में वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए वो इस कानून में बदलाव की मुखालफत कर रहे हैं। ज्यादातर राजनीतिक दलों को मुसलमानों के वोट चाहिए जिससे उनकी दुकान चलती रहे, इसलिए वो वक्फे कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। एक तीसरा तबका है जो बाय हुक और बाय क्रुक नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। ये लोग 10 साल से इसी काम में लगे हैं पर कामयाब नहीं हो पाए। अब ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नेताओं को मुस्लिम वोटों के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है अगर ये लोग डर गए तो मोदी के विरोधियों का काम बन जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने इन सबको आजमा कर देखा है। वो जमीनी हकीकत को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में खुलकर वक्फ के कानून में बदलाव को सपोर्ट किया। मौलवियों और मौलानाओं की एक और फ्रस्ट्रेशन यह है कि वो चाहकर भी वक्फ के इशू को आम मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ पाए। उन्हें ज्यादातर मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि गरीब मुसलमान, कमजोर तबके के मुसलमान ये मानते हैं कि वक्फ चंद लोगों की जागीर है, अमीर लोगों की मिल्कियत है, इसका गरीबों को कोई फायदा नहीं होता। सरकार का प्रयास है कि पसमानदा मुस्लिमों को, कमजोर वर्ग के मुसलमानों को यह समझाया जाए कि वक्फ में कानून के बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। वक्फी इनकम का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होगा और इसका असर कुछ साल में दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सऊदी अरब में हैं। वो 2 दिन के दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। सऊदी अरब के शहर जेद्दा पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी गई। एयरपोर्ट पर ही भारतीय समुदाय के लोगों ने भी मोदी का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। सऊदी के कलाकारों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में देशभक्ति के गाने गाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सऊदी अरब के दौरे पर गए हैं। पिछले 40 साल में जेद्दा जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। हज और उम्रा के लिए मक्का जाने वाले जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो जेद्दा से होकर ही जाते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान सऊदी अरब के एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो रॉयल सऊदी एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। ये बहुत रेयर ऑनर है जो गिने चुने वर्ल्ड लीडर्स को ही दिया जाता है। सऊदी अरब के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ इंडिया सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे और आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने पर बात करेंगे। इस दौरे में भारत और सऊदी अरब के बीच 6 एग्रीमेंट साइन होंगे। दोनों देश एनर्जी, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर में आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए समझौते करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा सऊदी अरब का दौरा कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब में 27 लाख भारतीय रहते हैं जिससे भारत को हर साल $12 बिलियन का फॉरेन करेंसी रेमिटेंस आता है। ये बहुत बड़ी रकम है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच $43 बिलियन से ज्यादा का सालाना कारोबार होता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में सऊदी अरब अपनी ऑयल इकोनॉमी को 21वीं सदी के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है। इसमें भारत की बड़ी भूमिका है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सऊदी अरब से रिश्ते बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया है और मोदी का यह दौरा उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के बेसिक प्रिंसिपल तय हो गए हैं और बहुत जल्द दोनों देश इसका ऐलान कर देंगे। जेडी वेंस इस वक्त जयपुर में है। जयपुर में जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई है। दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ रहा है और ट्रेड डील होने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक नई उड़ान देखने को मिलेगी। जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की,
कहा कि मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी देखकर जलन होती है। वेंस ने कहा कि मोदी टफ नेगोशिएटर हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात अच्छी तरह जानते हैं और मोदी अपने देश के लिए जिस तरह लड़ते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप उसके कायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देशों में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और कल रात मैंने उनसे कहा भी कि आपकी रेटिंग देखकर मुझे जलन हो रही है। जैसा कि आप सबको पता है, भारत और अमेरिका साझा प्राथमिकताओं के आधार पर एक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, जैसे कि नए रोजगार पैदा करना, स्थायी आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना और अपने कामगारों को समृद्ध बनाना। और कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात में हम दोनों ने इन सभी मसलों पर सहमति बनाने में काफी सफलता हासिल की और मुझे इस बात की खास तौर पर खुशी है कि भारत और अमेरिका अब अपने व्यापार समझौते के लिए कुछ बुनियादी बिंदुओं पर सहमति बनाने का ऐलान करने के लिए तैयार है। ये बहुत अहम कदम है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप और मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े पक्के वार्ताकार हैं, वो बहुत मोल भाव करते हैं। मैं इस वजह से भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। भारत के उद्योगों के लिए लड़ने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी का बुरा नहीं मानते, लेकिन हम पहले के अमेरिकी नेताओं पर जरूर ये इल्जाम लगाते हैं कि वो हमारे यहाँ के कामगारों के लिए ऐसा नहीं कर सके और हम मानते हैं कि हम इसको इस तरह दुरुस्त कर सकते हैं जो भारत और अमेरिका दोनों के लिए अच्छा हो। प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलकर 21वीं सदी को इंसानियत की तारीख की बेहतरीन सदी बनाएंगे। आइए हम दोनों देश मिलकर इसे हासिल करें। जेडी वेंस की यह बात बहुत अहम है कि भारत और अमेरिका ने टैरिफ और ट्रेड को लेकर बेसिक बातों पर सहमति बना ली है। टैरिफ को लेकर यह बड़ी उपलब्धि है। हालांकि चीन ने सबको धमकी दी है कि जो अमेरिका के साथ टैरिफ की डील फाइनल करेगा, चीन उसके साथ व्यापार नहीं करेगा। लेकिन भारत जानता है अगर अमेरिका के साथ उसकी डील हो जाती है और वो रीजनेबल टर्म्स पर होती है तो चीन भारत से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। इसीलिए भारत को चीन की परवाह किए बगैर अमेरिका के साथ मिलकर ऐसा रास्ता तैयार करना चाहिए जो भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए, भारत के ट्रेडर्स के लिए और भारत के मजदूरों के लिए समृद्धि का संदेश लेकर आए।